नमस्कार प्रिय छात्रों, आखिरी क्लास में हमने मनोविज्ञान के अंदर पढ़ा था उसके जन्म के बारे में और कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ। वह आत्मा के विज्ञान से लेकर व्यवहार के विज्ञान तक किस रूप में डेवलप हुआ, इस बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी मनोविज्ञान के जन्म एवं विकास क्रम इस टॉपिक से कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। उसके बाद हम आज अपना दूसरा टॉपिक मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय रखेंगे। तो देखिएगा, जो टॉपिक रह गए हैं उनमें मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं और मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा देखना है कि जो मनोविज्ञान विषय है वो किस प्रकार की प्रकृति का है, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो पहले परिभाषाएं देखते हैं। पहली महत्वपूर्ण परिभाषा है वाटसन की। वाटसन, ये इनका पूरा नाम जेबी वाटसन है और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या निश्चित या धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी है? जेबी वाटसन की। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान या निश्चित विज्ञान या धनात्मक विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो इसको देने वाले हैं जेबी वाटसन। अब दूसरी परिभाषा लेते हैं। दूसरी परिभाषा है, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैकडूगल, या पूरा नाम है विलियम मैकडूगल। मैकडूगल की परिभाषा थी मनोविज्ञान आचरण व यथार्थ का विज्ञान है। आचरण व यथार्थ का विज्ञान है। मैकडूगल की परिभाषा में क्या महत्वपूर्ण है? आचरण व यथार्थ, मतलब व्यक्ति के आचरण में या व्यवहार में जो चीज है या वास्तविकता में जो चीज है वो क्या है? मनोविज्ञान है। तो मैकडूगल में आचरण शब्द और यथार्थ, इसको ध्यान रखना है। तो पूरी परिभाषा कैसे बनेगी? मनोविज्ञान आचरण व यथार्थ का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है या इसको देने वाले कौन है? तो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल का नाम ध्यान रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है स्किनर की। स्किनर, इनका पूरा नाम ब्यूरिक फ्रेडरिक स्किनर है, बीएफ स्किनर बोलते हैं। और मनोविज्ञान में काफ़ी स्किनर और भी हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में हैं वो बीएफ स्किनर हैं। तो इनकी परिभाषा थी इन्होंने अपनी परिभाषा में मनोविज्ञान को क्या बताया? व्यवहार व अनुभव का विज्ञान बताया है। मतलब मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है।
यह परिभाषा किसकी है, तो क्या जवाब देंगे? BF स्किनर या ब्यूरिक फ्रेडरिक स्किनर। अगली परिभाषा अपन लेते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, तो देखिएगा क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या थी, लिखता हूं। मानव व्यवहार व मानव संबंधों का मानव संबंधों का, किसका? मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ध्यान रखें, अगर ये परिभाषा आ जाए कि ऐसा पूछा जाए, मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान है, तो ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा में किस पर ध्यान दिया है? मानव व्यवहार, मतलब मनुष्य का जो व्यवहार है और जो संबंध हैं उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान। मतलब मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मानव के व्यवहार का और उसके संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो क्या है? मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ये एक मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आगे इनका सिद्धांत अपन पढ़ेंगे, तो इन्होंने भी मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है उससे आप देखिए। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा देखिए पुनः, मनोविज्ञान अचेतन मन, यहां पर अचेतन मन महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो सिगमंड फ्रायड की परिभाषा में कौन सा शब्द मिलेगा? अचेतन मन, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने आगे अपना एक सिद्धांत भी दिया जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। तो उसमें उन्होंने सर्वाधिक जो महत्व है वो अचेतन मन पर ही दिया है। तो उनकी परिभाषा में यही शब्द महत्वपूर्ण है, यानी अचेतन मन वाले या अचेतन मन शब्द आ जाए परिभाषा में मनोविज्ञान की में, तो परिभाषा किसकी है? सिगमंड फ्रायड की है। अगली परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है विलियम वुडवर्थ। क्या नाम है? विलियम वुडवर्थ। तो इनकी परिभाषा है जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया
या व्यवहार, प्रतिक्रिया या व्यवहार मनोविज्ञान है। तो इनकी परिभाषा में क्या महत्वपूर्ण है? आभास एवं प्रभाव, मतलब जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रतिक्रिया या व्यवहार क्या है? मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी है? विलियम वुडवर्थ की। नेक्स्ट परिभाषा है सेकंड लास्ट, जिम्बार्डो। जिम्बार्डो की परिभाषा है मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन है। तो किसने अपनी परिभाषा में बताया है कि जीवधारियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है या जीवधारियों के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह मनोविज्ञान है? ऐसी परिभाषा किसकी है? जिम्बार्डो की है। लास्ट अपन देखते हैं मॉर्गन की परिभाषा, सीडी मॉर्गन। इनकी परिभाषा है मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला, मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस परिभाषा से क्या निकल के सामने आ रहा है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन ही करते हों। मनुष्य के साथ साथ पशु के व्यवहार के अध्ययन की बात किसने की है? मॉर्गन ने। हालांकि मनोविज्ञान में अपन इसकी अभी नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, मनोविज्ञान की प्रकृति, तो वहाँ आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार के साथ साथ पशु एवं पक्षी के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये थी मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हेडिंग थोड़ी सी रह गई है, वो है मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है, इसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की श्रेणी में आता है या कुछ और श्रेणी में आता है। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मनोविज्ञान के आज तक जो निष्कर्ष निकले हैं और जो विकास क्रम के बाद स्थिति सामने आई है, आत्मा के विज्ञान से लेकर के मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, और जो अंतिमतः निष्कर्ष निकला है उससे सिद्ध हुआ है कि मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान की कुछ प्रकृति होती है,
साइंस का कुछ नेचर होता है, अगर वो चीज़ें मनोविज्ञान पूरा कर रहा है तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान को भी साइंस माना जाता है। तो देखिए इसके कुछ बिंदु हैं जिनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखते हैं, साइंस की श्रेणी या आर्ट्स की श्रेणी। तो देखिएगा, प्रकृति से पहला पॉइंट है, मनोविज्ञान एक नियामक व विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक नियामक व विधायक विज्ञान है। नियामक व विधायक विज्ञान है। देखिए यहां पर इन दोनों शब्दों को समझना होगा। एक है नियामक और दूसरा है विधायक। देखिए आगे जाके अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मनोविज्ञान में ही, या यूं कहें बाल विकास में ही, शिक्षा मनोविज्ञान करके पढ़ते हैं। क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या यूं कहें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मनोविज्ञान के सिद्धांत जब शिक्षा में आ गए तो एक नए विषय की उत्पत्ति हुई, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो वो टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो ये तुलना की जाती है कि मनोविज्ञान में और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है। तो वहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान एक नियामक और विधायक विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक नियामक व विधायक विज्ञान है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान है। यहां शब्दों का अर्थ समझना होगा। पहले देखते हैं नियामक का। नियामक का मतलब क्या होता है? नियामक इससे ऐसा है, विषय वस्तु कैसी हो, यह बताता है। नियामक विषय क्या बताता है कि विषय वस्तु कैसी हो, मतलब किसी विषय में क्या क्या डालना चाहिए, विषय वस्तु कैसी हो, इसको क्या कहते हैं? नियामकता। और विधायक मतलब विधि पहले से बनी है, ज्यों क्या त्यों पढ़ाना है। तो विधायक मतलब होता है ज्यों का त्यों अध्ययन। किया जाता है। एक बार पुनः समझिए, विधायक विज्ञान वाले विषय में ज्यों का त्यों अध्ययन किया जाता है, और नियामक का आशय होता है विषय वस्तु कैसी हो यह बताना। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है या विशेषता है, उसमें क्या है? ये नियामक एवं विधायक विज्ञान है। अर्थात विषय वस्तु कैसी हो यह भी बताता है, और उसे कैसे पढ़ाना चाहिए, यानी ज्यों का त्यों पढ़ाना चाहिए। ये दो बातें हैं। तो मनोविज्ञान नियामक व विधायक विज्ञान है।
दोनों प्रकार के इसमें लक्षण आते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखें, मनोविज्ञान में मनुष्य, पशु और पक्षी तीनों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बन जाए कि मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन है। ए मानव व्यवहार, बी पशु व्यवहार, सी पक्षी व्यवहार, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु एवं पक्षी के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। तीसरा है, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है, मतलब निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष निकालने का काम किसका होता है? साइंस का होता है। और ये चीज मनोविज्ञान में भी है, ये चीज मनोविज्ञान में भी है कि निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कैसे? तो आगे अपन मनोविज्ञान में पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। बालक का जब बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसके आधार पर भविष्य में वो क्या बनेगा इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अर्थात हम कहते हैं कि मनोविज्ञान के द्वारा या मनोविज्ञान का जो एक्सपर्ट होता है वो बालक के व्यवहार को देख करके उसका बुद्धि परीक्षण करके उसके बारे में भविष्यवाणी करता है, कर सकता है। अर्थात मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है, लेकिन किसके आधार पर? बुद्धि परीक्षणों के आधार पर। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मनोविज्ञान जो विषय है वो एक वृक्ष के समान है, उसके अनेक शाखाएं हैं। हालांकि उसके मूल में, जड़ में क्या है? दर्शन शास्त्र। क्योंकि मनोविज्ञान निकला किससे है? दर्शन शास्त्र से। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा भी था कि मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र तो किसी पेड़ की जड़ के समान है। मनोविज्ञान एक विशाल वृक्ष है जिसकी तमाम शाखाएं हैं, जिसमें अपन प्रमुख रूप से बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। अपने विषय का नाम ही बाल मनोविज्ञान है या बाल विकास है। इस प्रकार से मनोविज्ञान का पहला टॉपिक पूरा होता है, अर्थात इसका जन्म और विकास, परिभाषाएं और प्रकृति। इससे निश्चित है कि वर्तमान मनोविज्ञान व्यवहार विज्ञान है और एक शुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस है।